अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, आए रोज लोग अपने मुतालबात के हक के लिए, उनकी मंजूरी के लिए हमें सड़कों पर नजर आते हैं। कभी डॉक्टर्स अस्पताल बंद करते हैं, तो कभी असातिज़ा सड़कों पर रैलियां निकालते हैं, तो कभी तालिब इल्म नारे लगाते हैं। आज हम एक और एहतजाज की बात करेंगे जो किया है पंजाब और सिंध के ट्रांसपोर्टर्स ने। तकरीबन 10 दिन हो गए ट्रक और ट्रॉलर स्टैंड पर ही खड़े हैं, हर तरह का काम बंद है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं, क्यों इनकी बात नहीं सुनी जा रही, इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि क्या ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है, 10 दिन से ये हड़ताल जारी है, क्या ये हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर एक और सवालिया निशान है? इस पर अपनी राय दीजिए, हमें ईमेल करें, SMS कीजिए। और कुछ आम खबरें सबसे पहले आज काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शादी आगाज़ में मैं बात करूंगा, एक 1977 में एक्ट 1977 में एक एक्ट बना था जिसे प्राइस कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग एंड ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक कानून था। ये कहाँ खड़ा है, इस पर हम अपने साथ लेंगे एक्शन एड के जो मैनेजर हैं पंजाब के, उनसे पूछेंगे उन्होंने कुछ काम किया है, इसमें कितना अमल हो रहा है। इसमें 53 आइटम्स थे आलमोस्ट कि जिनको कंट्रोल और रेगुलेट करना था। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फिर से एक्सटेंड किया गया और वफाकी हुकूमत उसको नीचे डेलीगेट भी कर सकती थी अपनी पावर्स को इस ज़मन में, और ये बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक था। मगर इसका क्या बना, इस पर हम बात करेंगे। और फिर शाजिया, आज बहुत अहम फैसले होने हैं गैस प्राइस हाइक पे समी साहब, और उसमें उन्होंने हमें कुछ बता भी दिया है कि बहुत सारी चीज़ें, तंदूरों के लिए क्या कीमत होगी, इंडस्ट्रीज़ के लिए कीमत बढ़ाई जाएगी। मैसिव इंक्रीज़ वो कर रहे हैं गैस की कीमतों में। अब इसमें हिकमत क्या है, ये तो हमें हमारे वज़ीर मौसूफ या मशीर मौसूफ बताएंगे। मगर इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इंडस्ट्रीज़, तंदूरों पर, और जो जहाँ ये गैस इस्तेमाल होती है कुछ और बनाने में, और वो जो कुछ बनाया जाता है वो आवाम के इस्तेमाल में आता है, तो उसमें ये प्राइस हाइक जो पहले ही ब्रेक नेक आपकी इन्फ्लेशन है, उसमें अगर ये फैसला होता है तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। और आखिर में शाजिया हम बात करेंगे एक स्टोरी जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस से ये मुतालिक है। तौकीर सादिक साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा है कि जनाब वो क्यों नहीं अभी तक गिरफ्त में आ सके, तो उन्हें बताया गया कि पंजाब पुलिस या ये जो ट्रैफिक पुलिस है, ये मोटरवे की, उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। तो मैं आज नाम पे गौर करता समी साहब, तौकीर सादिक नाम बड़ा अच्छा है, तो मैं सोच रहा था वो खुद जाहिर सामने आके अपनी तौकीर और सिद्क के बारे में हमें बता दे तो ज़रा अच्छा रहेगा। तो इस पर आज बात करेंगे। ठीक है समी साहब। शायद ये वैसे तो खबरें बहुत हैं। अनकरा में वो सदारती समिट शुरू हो गया, करज़ई और जरदारी साहब और तुर्क सदर के दरमियान। मिस्र में भी एहतजाज जारी है मोर्सी साहब का, और अब लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं कि रेफरेंडम ज़रूर होगा। शाम के हवाले से भी ये खबर है कि वहाँ पर जो अपोजिशन थी उसको अमेरिका ने कहा है कि यही शाम के अवाम की नुमाइंदा है। और कल हमने वो जिक्र किया था एक स्टोरी का, जो बांग्लादेश में इकोनॉमिस्ट का झगड़ा चल रहा है, उस पर वो जो ट्रिब्यूनल के चीफ जज हैं बिलाखिर उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन जो खबरें मैंने सेलेक्ट किया जिस पर मैं बात करूँगा ज़्यादा, एक तो ये है कि सवाद से ये खबर आई है कि वहाँ पर जो अदालतों में सज़ाएँ लोगों को कम दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकदमात में जो थी, लेकिन दौरान हरासत लोगों की अमवात जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। तो देखेंगे कि क्यों लोगों को सज़ाएं नहीं मिल पा रही और ये दौरान हरासत जो हलाकतें हो रही हैं, इसका क्या है। दूसरी शाजिया खबर मैंने चुनी है, एक बड़ी रिपोर्ट आई है, एक अलार्मिंग रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स में गुज़श्ता 18 माह में 13 क्रैशेस हुए हैं। और उसमें हमारे एयरफोर्स के एक साबिक चीफ का इंटरव्यू भी है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये फ़ंड्स की कमी की वजह से कुछ मामलात को संभालने में प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सूरत हाल है उस पर ज़रा नज़र डालेंगे कि क्या है। फिर शादिया अब सुहेल अहमद अजीज़ी जो हस्बे हाल में बहुत ज़्यादा एक बड़ा जान है दुनिया टीवी की, उन्होंने अब दुनिया अखबार में कॉलम भी लिखना शुरू कर दिया है। इससे पहले ताहिर सरवर मीर साहब आए हैं, उन्होंने कॉलम लिखना शुरू किया, तो ये वो हफ्तावार कॉलम लिखेंगे चुटकियाँ के नाम से। तो आज का कॉलम उसका जिक्र करेंगे। उन्होंने पहला कॉलम गुजरांवाला के बारे में लिखा है, वो भी बड़ा वाकई एक इन्फॉर्मेशन भी उसमें बहुत ज़बरदस्त है। और शादिया फिर आखिर में एक पेशावर हाई कोर्ट का कल की उनके एक रिमार्क्स हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई हमें नहीं बताया गया तो हम फ़ौज के कबायली इलाके में जो एक्शन है, वहाँ पर जो वो कार्रवाई कर रही है, उसके हवाले से जायज़ा लेंगे। तो इस पर बात करेंगे कि ये सारा मामला, ये हमें किस तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं।
के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में हम खास तौर पर इमरान खान की जो अवामी राबिता मुहिम है इसका भी जिक्र करेंगे। कल लोधरा में उन्होंने जलसा किया, कैसा उनको फीडबैक मिला और आज लिया में उनके इस्तकबाल की क्या तैयारी है, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की, जो कि 10 रोज से जारी है। ट्रक और ट्रॉलर, जैसा कि आप भी जानते हैं, मुख्तलिफ शहरों में सामान की तरसील का जरिया होते हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया भी शामिल होती हैं, अद्वियात भी शामिल होती हैं। लेकिन ये सामान की जो मुंतकली है 10 रोज से बंद है। आखिर वजह क्या है, हम अपने नुमाइंदों से जानने की कोशिश करेंगे। कराची से हमारे साथ मुनव्वर आलम है और लाहौर से हुज़ैफा रहमान है। कराची चलते हैं, सबसे पहले वहीं से इस हड़ताल का आगाज हुआ था। मुनव्वर, सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइए कि जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं इनके मुतालिबात क्या हैं और जो मुतालिबात हैं इनकी मंजूरी क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, बड़े सादा से मुतालबात हैं। सबसे पहले इसमें जो 4 अहम मुतालबात हैं। सबसे पहले तो जो इनसिक्योरिटी है, खासतौर पर अंदरून सिंध हैदराबाद रीजन के बाद डकैतियों और रहजनी की जो वारदातें हैं, और खासतौर पर ट्रक के अमले के साथ और ट्रक के सामान को लूटने की जो वारदातें हैं, उसमें बेइंतहा इजाफा हो गया है। पहली शिकायत ट्रक वालों की ये है। दूसरी उनकी शिकायत ये है कि मोटरवेज और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी उनके साथ ज्यादती करती है। खासतौर पर मोटरवे ने जो चालान का ठेका है वो एक निजी कंपनी को दे दिया है, और वो अब उनको वो ठेका जितने में दिया है उससे ज्यादा ही पैसे कमाने हैं, तो वो धड़ाधड़ चालान करते हैं, कभी ओवरलोडिंग का बहाना बना के, कभी मुख्तलिफ बहाने बना के। तीसरी उनकी जो मेन वजह है कि वो कहते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी मेंटेनेंस नहीं कर रही। खासतौर पर सिंध सूबे के अंदर जो ट्रैक है सुपर हाईवे का, वो इंतहाई उसकी हालत खराब है और उस पर नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी हो रही है और उनके जो ट्रक है वो टूट फूट का शिकार है। चौथी जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के मौके पर 1000 से ज्यादा 1100 से ज्यादा ट्रक उनके जला दिए गए थे गुड्स ट्रांसपोर्ट के, जिसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है और मुख्तलिफ हीले बहाने किए जा रहे हैं। तो 5 साल इस हुकूमत को भी गुजरने वाले हैं, इसमें भी कोई उनका सुनने वाला नहीं था, तो उस पर भी वो उनका अपना मौक़िफ़ उनका है। खासतौर पर जो सबसे अहम वजह है वो अंदरून सिंध डकैतियां हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की और मोटरवे की ज्यादतियां हैं, उसके खिलाफ इन्होंने ये एहतजाज शुरू किया है। न सिर्फ कराची पोर्ट बंद है, बल्कि अंदरून मुल्क कराची से जितना सामान जाना होता है वो तमाम का तमाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसकी सप्लाई बंद हो चुकी है, और नेटो की सप्लाई जो यहाँ से जाते थे, नेटो की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। तो अहम जो रीजन है वो तो ये थे। तो मुनव्वर, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, फिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या इनको किसी ने मुज़ाकरात के लिए भी नहीं बोला? देखिए, बात सुनने की जो अहम वजूहत हैं कि पिछले 5 साल से वो अपने मुआवजे के लिए रो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई। पिछले 5 साल से वो तकरीबन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी से इस बात को रो रहे हैं कि सड़क तो मेंटेन करें। जो ट्रैक की सूरत हाल है, अगर आप कराची से ट्रैवल करें पंजाब की जानिब या अंदरून सिंध की जानिब, तो आपको नजर आएगा जो सुपर हाईवे जो 4 ट्रैक मंजूर हुए थे उसमें सिर्फ 2 ट्रैक मौजूद हैं, और 2 ट्रैक की भी जो हालत है वो भी इंतहाई खराब है। तो हुकूमत इसको बिल्कुल संजीदगी से कभी भी नहीं लिया, ना ही अब ले रही है। बिल्कुल। अच्छा मुनव्वर, मैं यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, एक आपसे सवाल करूंगा। आपने जो मुतालबात का जिक्र किया उसमें एक तो ये है कि निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया चालान का और वो ओवरलोडिंग पर चालान करते हैं, साथ ही आप ट्रैक की बर्बादी का जिक्र कर रहे हैं। तो एक जो बड़ी वजह इन ट्रैक्स की बर्बादी की है वो ट्रांसपोर्टर खुद हैं, क्योंकि इन्होंने ओवरलोडिंग करके वो जो ट्रैक की जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उस पर वजन डाला है और उसकी वजह से ट्रैक खराब हुआ। अब अगर इनके चालान ओवरलोडिंग की वजह से किए जा रहे हैं तो क्या ये कोई नाजायज बात हो रही है? देखिए, ओवरलोडिंग की जिस वक्त चालान होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस वक्त सुपर हाईवे पर कोई ट्रक एंटर होता है तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने और मोटरवे ने अपने कांटे फिक्स किए हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक ट्रक जिस वक्त वो सुपर हाईवे पर एंट्री दे रहा है वो उस कांटे से गुजर के आता है और मोटरवेज या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी उसको इजाजत दे देती है कि वो ट्रैक पर चला जाए? पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि ओवरलोडिंग होती है और हमेशा से होती रही है, लेकिन उसको रोकने वाले भी वही अफराद हैं कि जो चालान करने वाले हैं। नहीं तो फिर इसी चालान पे तो ये अब एहतजाज कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि जी हमारे चालान किए जाए, अब अगर चालान होता है तो उस पर ये एहतजाज कर रहे हैं। ये आप ये कह रहे हैं कि जो मुनव्वर, जो आप कह रहे हैं कि जो ओवरलोडिंग रोकने वाले हैं वही चालान करने वाले हैं, तो क्या ओवरलोडिंग चेक करने का ठेका भी चालान करने वालों के पास है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मोटरवेज ने यहाँ खास तौर पर अंदरून सिंध में निजी कंपनियां हायर कर ली हैं और जो चालान होते हैं उनकी तमाम की तमाम रकम वो निजी कंपनी ठेके के तौर पर लेती है।
तो उसके जरिए हो ये रहा है कि मोटरवेज बड़ी जिम्मा हो गई है कि वो चालान काटे और जो पैसा है वो रेवेन्यू में जाए। रेवेन्यू में एक ठेका दे दिया जाता है कि जी इतना साल में आ चुका है हमारे पास नहीं, ऑलरेडी। लेकिन देखिए मुनव्वर, ठेका देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई निजी कंपनी ये काम कर रही है, आप आउटसोर्स करते हैं और इसलिए आउटसोर्स कर रहे हैं कि इदारे के अंदर गालबन करप्शन होगी, पूरी फंडिंग पैसे नहीं मिल रहे होंगे। अब अगर चालान इसलिए हो रहा है कि ओवरलोडिंग की जा रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें नाजायज कहां मुझे वो कोई बात हो इसमें? नहीं, ट्रक ड्राइवर्स ने ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का है वो सिर्फ ओवरलोडिंग नहीं है, मुख्तलिफ हीले बहाने हैं जिसमें ट्रकों की टूट फूट भी है, वो भी बिल्कुल है, उनकी फिटनेस के मसाइल हैं, उनकी दूसरी चीजें हैं, किसी ना कोई वजह वो बना लेते हैं। उन ट्रक ड्राइवर्स गुड्स के ट्रांसपोर्ट का ये कहना है कि अब नई वजूहात निकाल कर उनको चालान किए जाते हैं जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। उनका कहना यही है गुड्स ट्रांसपोर्ट का। अब उसमें मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं और वो वजह उसमें ये बता रहे हैं कि एक निजी कंपनी को ठेका दे दिया है तो वो पैसे पूरे करने के लिए हमारे साथ ये ज्यादतियां कर रही है। ये मौके पर अपनाया है गुड्स ट्रांसपोर्ट। हुज़ैफा से बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफा। यकीनन पंजाब के गुड ट्रांसपोर्टर्स के भी मुतालबात होंगे। नहीं हुज़ैफा, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त चूंकि बिल्कुल रुकी हुई है ट्रांसपोर्टेशन, तो इस वक्त मार्केट में जो कहा यह जा रहा है कि बड़ी किल्लत पैदा हो जाएगी, खासतौर पर जो अद्वियात के हवाले से बात की जा रही है, इस हवाले से हमें जरा अपडेट करें कि क्या सूरत हाल है? जी समीन, जिस तरीके से आपने बताया कि सिंध के अंदर इस हड़ताल का आगाज हुआ था और ये मुकम्मल तौर पर सिंध से लहर उठी थी, पंजाब के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी उन्हें ओबे करते हुए इसका आगाज किया था। लेकिन पंजाब के अंदर कल तो ये मुकम्मल तौर पर हड़ताल रही है, लेकिन आज जुज़वी हड़ताल देखने में आ रही है। जो मरकज था हड़ताल का पंजाब के अंदर वो तो लाहौर ही था और लाहौर में आज भी उस हिसाब से हड़ताल है। और उसकी जो मेन एक वजह बताई जा रही है वो यही है कि जो इनसिक्योरिटी है, जिस तरीके से देही इलाकों से शहरी इलाकों के अंदर ट्रांसपोर्टर हजरात जब आते हैं तो एक तो सिक्योरिटी के उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है, राजनी या डकैती की वारदातें होती हैं। जो पंजाब हुकूमत है वो सिक्योरिटी भी उन्हें सही तरीके से प्रोवाइड करने में नाकाम है, उन रूट्स के ऊपर, उन रास्तों के ऊपर। और खासतौर पर जब वो शहर में दाखिल होते हैं गुड ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां, तो वार्डन हजरात भी जो चालान करते हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि किल्लत का जो सामना है, बहरहाल कुछ ना कुछ सप्लाई आ रही है, तो अभी ये नहीं कह सकते, कहना कबल वक्त होगा कि किल्लत हो जाएगी अद्वियात की या सामान की। बहरहाल असरात तो मुरतब होंगे इसके, लेकिन अभी किल्लत का कहना कबल वक्त होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी ऐड करना, देखिए बात यह है कि ये जो आउटसोर्सिंग का ड्रामा हुआ है, इन्होंने फौज से लेकर जंग तक अमेरिका ने आउटसोर्स कर दिया। रियासत के कुछ अपने फरीजे होते हैं और ये आज जो ये डिसमेंटलिंग जो उन्होंने स्टेट की है उसके नतीजे निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले हम स्टोरी कर रहे थे कि जनाब NLC और उसका अपने प्रॉफिटीरिंग की लड़ाई हो गई है, प्राइवेट ट्रकर्स की और हड़ताल रही और यहाँ पे एक क्राइसिस पैदा हो गया। इससे पहले कुछ अर्सा हमने स्टोरी की थी कि KSC ने वो पैसे भी लोगों से ले रही है जिसमें जो नाजायज़ हैं जो कि उन्होंने बिल में शामिल कर रखे हैं। तो ये अगर आपकी रियासत, आप सारा तो आपने डीरेगुलराइज कर दिया और आप अगर पूरी दुनिया में देखें कि आपने जो जिन रियासतों में आज भी स्टेट कैपिटलिज्म किसी हद तक मौजूद है वो स्टेबल हैं, तो हमने हर चीज उनको दे दी। अब वो आते हैं, वो आके मश युद्ध मचा देते हैं। ट्रक वाले हैं, इनका अपना सिलसिला है और जो चलान करने वाले हैं वो अपना सिलसिला है। सफर कौन कर रहा है? कॉमन मैन। अब रियासत जो है वो चाहे आउटसोर्स करे चाहे कोई काम करे, जो कि बुनियादी तौर पे एक नाकाम मॉडल है मईशत का। 2008 का तारीख इंसानी का सबसे बड़ा रिसेशन, ये कम से कम इस निजाम के रिसेशन में बता रहा है कि आप हर चीज आउटसोर्स नहीं कर सकते। आपने जो है सेहत को आउटसोर्स करके 83% लोगों को सेहत की सहूलियात से महरूम कर दिया और प्रॉफिट के रहमो करम पर लोगों को छोड़ दिया। तो रियासत इंटरवीन करती है। ये सारे इश्यूज जो हैं रोजाना जो हम स्टोरीज लेके बैठे होते हैं, इनके तो पेट भर ही नहीं सकते। अब हम किससे लड़े? ट्रक वालों से लड़े, ट्रक का चालान करने वालों से लड़े। हाँ, अब दवाइयां नहीं आएंगी, चीजें यहां महंगी होंगी, डर हो जाएगी, वहां एक और आउटसोर्स वाले आ जाएंगे कि जो जब चीजें कमयाब हो जाएंगी, चीजें नहीं मिलेंगी तो कीमतें बढ़ाना शुरू कर देंगे। अल्टीमेट नतीजा इसका क्या निकलेगा? सफर करेगा जो आम आदमी। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि अब हम चलते हैं, लाहौर से जाते हैं इस्लामाबाद, मोटरवे पर ही जाते हैं, तो एक जो ट्रकों वाला ट्रैक है ना, आप उसको देखती हैं कि वो बिल्कुल बैठा हुआ ट्रैक है। उसकी वजह क्या है कि ये जो ट्रकर्स हैं, ये सामान, ये प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए उसमें ओवरलोडिंग करते हैं। अब जो पाकिस्तान में जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, उसमें आपको पता है करप्शन बहुत ज़्यादा है। कांटे वाला जो है वो पूरी तरह
नहीं उसको चेक करता और वो जाने देता है। जब आपने एक एस्टिमेट लगा लिया कि इतना ये कम से कम हमें कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक तो पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि वो तो जो कांटे वाला तो उनका चलान ही नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसको अगर आउटसोर्स कर दिया किसी निजी कंपनी को उस करप्शन को रोकने के लिए ताकि सड़कों पर वजन ज्यादा ना जाए, तो मेरा नहीं ख्याल करप्शन तो हमारे आपसे मुनावर आलम कह रहे हैं कि वो करप्शन दो तरीके से कर रहे हैं। पहले वो ट्रकों को अंदर जाने देते हैं, फिर जाके चालान कर लेते हैं। मुझे आप ये बताएं, जहां से ट्रक एंटर होते हैं वो पाकिस्तान में ही है, तो वो पाकिस्तान कैसा है, वहां रिट किसकी है? सरकार की रिट है ना। सरकार ने अगर ये बहाना बना के या ये एक्सक्यूज रख के कहा था जी कि यहाँ करप्शन है तो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने गलती की थी, क्योंकि वो आउटसोर्स का नतीजा ये निकला है। ज्यादा भरे हुए ट्रक वहां से कौन गुजरने दे रहा है? मैं आपको बताता हूं, ये कई जगह पे चेक पोस्टें होती हैं। एक जगह पे नहीं होता, जब किसी जगह पर कई मिसाल के तौर पे एक कराची से एंटर हुआ किसी जगह पर, तो एक कांटा वहां पर नहीं खुला हुआ, वो नहीं उसको चेक किया उन्होंने, आगे आ गया, तो वो नहीं, गलती तो है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ओवरलोडिंग की वजह से चालान हो रहा है तो इसमें ज्यादती कहां है? नहीं ज्यादती, ये जो सड़कें जो हैं, तो सवाल ये करते हैं कि ओवरलोडेड ट्रक को सड़क पर आने क्यों दिया? पहले उसको ट्रक पे आने दो। तो चालान एक तरीका क्या है, बात क्या है? बात यह है कि वो तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये ओवरलोडिंग नहीं करेंगे तो आउटसोर्स वाले माल कहां से बनाएंगे? यहां तो मिजरी क्रिएट की जाती है, फिर उसको बेचा जाता है। मेरा हो रहा है आपकी, चलें ये सही है बात, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर ओवरलोडिंग पर चालान होता है तो ये जो आप नहीं ओवरलोडिंग क्यों नहीं आप चेक करते? जब जितने पैसे आपने आउटसोर्सिंग पे लगा रखे हैं, आप इतनी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें। कोई ट्रक 4 दफा आप ट्रक रोकेंगे ना, 4 दिन वो खड़ा रहेगा, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा, लेकिन फिर चालान के पैसे कौन खाएगा? फिर जो है वो देखे ना, ये माल तो हर तरफ से बनाना है ना। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। काजी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। कीमत कंट्रोल और इंसदाद मुनाफाखोरी जो है, ये शाजिया में देख रहा था कि प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977 था। इसके तहत मैंडेट ये था कि 53 आइटम्स जिसमें टी, मिल्क फूड, बहुत सारी अनियन है, बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें शामिल की गई। इसके अलावा इवन ट्रैक्टर्स तक हैं और जो यूज़ की चीज़ें हैं, इनकी प्राइस को कंट्रोल करना था। और इस एक्ट के तहत हमें एक कंट्रोल जनरल नॉमिनेट किया गया था जो कि फेडरल लेवल पे था, और फिर इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया तमाम। अब ये 1977 अगर हम याद करें तो ये तकरीबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ही ज़माना बनता है जब इस किस्म की बातें करना फैशन से बाहर नहीं हुआ था कि आवाम की खिदमत के लिए भी कोई कानून बना लिया जाए और जिस तरह से। तो ये एक्ट है, मगर इसमें ये मेरे सामने ऐसे आया कि मैंने देखा कि एक्शन एड जो है अब वो इस पर कुछ उन्होंने काम किया जाके इवन मंडियों में भी, और हमारे साथ इस वक्त होंगे अगर हैं जी हाँ, मैनेजर एक्शन एड पंजाब दाऊद सकलैन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। दाऊद सकलैन साहब, ये एक्ट है क्या और इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कुछ किया है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए? थैंक यू वेरी मच। पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये एक्ट क्या है, बता दें। जी श्योर। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने उसकी बताया कि 77 में ये एक्ट हुआ था भुट्टो साहब के दौर में। इसमें कोई जो कमेटी बनती है फेडरल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनकी जो मेजर जिम्मेदारियां हैं वो कुछ 6 हैं, जिनमें से मैं अगर पहले की बात करूं कि एक कमोडिटीज की, एसेंशियल कमोडिटीज की फेयर प्राइस को फिक्स करना, फिर उसको इंश्योर करना कि वो चीजें, वो जो लिस्ट है वो एनलिस्ट हो, हर जगह के ऊपर नजर आ रही हो लोगों को। अच्छा, तीसरी चीज है कि उसके ऊपर उनके कमेटी के मेंबर्स ने उसके ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट मीन के एक्सपेंसेस उस चीज के ऊपर क्या पड़ रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आप किसी चीज की प्राइसिंग करेंगे तो फर्स्ट आप जान सकेंगे कि उस पर खर्चा क्या हो रहा है। अच्छा, फिर उसके ऊपर है कि अगर कोई प्राइस में ऊपर नीचे करते हैं तो अथॉरिटीज जो हैं वो इसका ऑर्डर देंगी, ना कि डेली बेसिस पे अपने आप ये चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह की चीजें जो है ना, और आपने अगर आप इसको जैसे भी आप बात कर रहे थे, हमें इस कमेटी की जस्ट हमने जो इसमें स्टडी की, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, बहावलपुर में, लाहौर में प्रोसेस किया, हमें कहीं भी इसकी हमें वजूद उसका नजर नहीं। अच्छा, आपकी मैं रिपोर्ट में देख रहा था, आपने कहा कि कमेटी में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कर दी जाती हैं और जो शायद स्टेक होल्डर्स हैं या जो बेनिफिशियरीज हैं वो ही कमेटियों के मेंबर बन जाते हैं। इस पर रोशनी डालिएगा। सर ऐसे ही है, उसमें एज सच
खास तौर पे मैं ये बात करूं कि अगर मैं किसानों के काम की बात करूं, जिसमें सब्जी जो मेन जो गरीब आदमी जो लेता है, उस कमेटी का किसान बिल्कुल हिस्सा है ही नहीं। और अगर जो कमेटी बनी भी हुई है वो उन आड़तियों के ऊपर बनी हुई है या गवर्नमेंट के कुछ उसमें फूड जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लोग अगर खड़े हुए हैं, तो उसका आज तक उनकी कोई रेगुलर मीटिंग नहीं है। उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर एब्सोल्युटली कोई क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। ये ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे, मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, आपने एक लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग जो 53 चीजें हैं जिसमें साइकिल्स भी हैं, सीमेंट भी है, अनियंस भी है, सॉल्ट भी है और ये सब्जियां भी हैं, चाय भी है। अच्छा, उसमें हम जो बहुत बड़ा जूम देखते हैं किसान के इस सारे पार्ट में, जो ये कमेटी खामोशी से उस चीज को चलाए जा रही है और किसान पिस रहा है और कंज्यूमर पिस रहा है। जैसे अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो आपने कहा कि चीजों आउटसोर्स किया जा रहा है। मुझे लगता है ये हुकूमतें हमें हमारी जिंदगियों को आउटसोर्स कर रही है बेसिकली, वो इन कमेटियों के पार्ट में। और नहीं, मगर एक सवाल बड़े मुझे जहन में आया, अगर ये कीमतें तय होनी है तो जब हम मंडी में जाते हैं और देखते हैं कि सामान उतरता है, बोली लगना शुरू हो जाती है, तो वहां तो कीमत कुछ और ही फोर्सेस तय कर रही हैं, बोली वाला तय कर रहा है, तो ये कानून कहां और अमल कहां? सर मैं आपकी बात, हमने ये देखा कि किसान आता है आलू, टमाटर, मटर कुछ भी लेकर, वो 10 रुपए की चीज वहां पे उसके साथ आड़ती और उसमें एक फड़िया का रोल है, वो उससे पकड़ लेते हैं। उसके बाद किसान जो है वो जो एक रेडी के ऊपर उठाकर या किसी वैन के ऊपर उठाकर अपनी सब्जी रोजाना की बेसिस पे, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आइटम होती है पेरिशेबल, जो वो स्टोर नहीं कर सकता, उसने हर रोज उसको बेचना है और उसके बाद अपने पैसे लेकर वापस चले जाना है। और उसको भी पता होता है जो मंडी में बैठा हुआ है, इन एहलकारों को भी पता है कि वहां पे क्या गेम चल रही है और कौन लोग मंडी में आड़ती और फड़िए मौजूद हैं। अच्छा, किसान को वहां से 10 रुपए की चीज लेकर फर्क कर देते हैं, आया टमाटर, और ये बहुत बड़ी रियलिटीज हैं, ये हमने कहीं भी इन सारे एहलकारों को भी पता है। अच्छा, जब वो ले लेते हैं उसके बाद इसकी एक बोली वो आड़ती लगाता है जो आड़तियों के अंदर चलती है, जिसमें लोग फड़िए और वो फिर रहे होते हैं। उसके बाद एक और बोली लगती है और हमें वो चीज जाकर जो हम बाजार से खरीदते हैं वो 10 रुपए की चीज 40 से 50 रुपए बिकती है। और उसके अगली स्टोरी जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, आप संडे बाजार में जाएं मार्केट में, आप वहां पे आलू का रेट और देखेंगे। मार्केट में किसी एक एरिया में जाएं, उसकी मार्केट का रेट और होगा, किसी पॉश एरिया में जाएंगे उसकी मार्केट का रेट। मैं एक बात पे आपका एम्फेसिस चाहता हूं, एक क्लैरिटी चाहता हूं कि किसान से तो आपने खरीद लिया, फिर उसके बाद एक बोली आड़तियों के माबैन लगी, फिर उस आड़ती ने वेंडर की बोली लगाई, तो इट मींस के बीच में दो वास्ते आ गए, एक प्रोड्यूसर से लेके एंड यूजर तक दो लोग आ गए और मेन प्रॉफिट का शेयर वो ले गए, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी, उसमें जो किसान है वो तो फर्क हो गया बेचारा, वो तो देखे ना, वो आइटम 10 रुपए की, अगर ये हुकूमत, अच्छा वो जो बीच में ले रहे हैं 10 से 30, 40 या 50 की बिक रही है, वो लोग कौन हैं? वो ना किसी टेस्ट वर्क में है, वो इस गवर्नमेंट को भी लूट रहे हैं इनफैक्ट। और गवर्नमेंट के चंद लोग जो महकमे के हैं जो उसके सामने आंख बांध के खड़े हैं, या उनके साथ उनके जो भी माबैन उनका लेन देन है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के उस टैक्स नेट में भी नहीं आ रहा है, वो जो एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो मार्केट से जाकर 40 से 50 रुपए की चीज जो किसान, अच्छा किसान जो 10 रुपए की बेच रहा है, वो भी अपना खर्चा किसी ना किसी पार्ट में निकाल कर कोई ना कोई पार्ट, लेकिन मैं कहता हूँ वो बहुत पिस रहा है, उसको उसका ड्यू हक उसको भी मिलना चाहिए। और अगर हुकूमत ये जो बीच के मैकेनिज्म्स है उसको कंट्रोल करती है, तो मार्केट में वो चीज 15 से 20 रुपए एक ड्यू प्रॉफिट, जो मैं फील करता हूं, मैं आपको अभी भी 100% प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 10 से 20 की बीचे, ये भी हम उसको एक्सेप्टेबल करें। लेकिन जो अगला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इन एहलकार और वो जो मंडी की गेम है। सर मैं एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग, एक दौर में यहाँ पे बाबू राम मंडी एक्ट हुआ करता था जो भारत में अभी भी चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने आड़ती को कंट्रोल किया था, उसको 2 to 3% एक उसको कहते थे कि उसको एक टोकन मनी मिलती थी। जैसे वो आया और उसने इस सारे प्रोसेस में किसान को सपोर्ट करना और किसान उस प्रोसेस में मौजूद रहता था। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपने अभी ये कोट पहना हुआ है, पैंट पहनी है, टाई लगाई है, सीमेंट है, क्या इन चीजों की बोली लगती है? मुझे लेकिन सकलैन साहब, टाउन की सतह पर जो कमेटी है वो अपना सही रोल प्ले करें तो आवाम को तो इस तरह कोई नहीं लूट सकता ना। ये मैं यही तो बात कर रहा हूँ, हुकूमत, मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब तक बीच में से ये वास्ते हम एलिमिनेट नहीं करते, एक्सप्लॉयटेशन या इस्तेसाल जो है एंड यूजर का वो होता रहेगा और प्रोड्यूसर का भी होता रहेगा।
जी, दोनों साइडों पे। और जो हम गुर्बत का हाल देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी मुल्क में प्राइस को हम जब देखते हैं, एक तो होता है ना इन्फ्लेशन का इशू, एक होता है एनर्जी क्राइसिस है और इनपुट बढ़ रही है और चीजें महंगी हो रही होती हैं। लेकिन ये जो पार्ट है, ये तो एक बहुत कैमोफ्लेज, जिस तरह हमने लास्ट टाइम इस सुई गैस, वो जो गैस का इशू हुआ जो हम गाड़ियों में डालते हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेकर उसको कहाँ नीचे लेके, समझ नहीं आ रही थी प्रॉफिट कौन खा रहा है और किस तरीके से मैनी फोल्ड बढ़ा हुआ है। तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी है, तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं और हम कर भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से ही वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस पर एक्शन ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया दाऊद सकलैन साहब आपका। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करते हैं इमरान खान की अवामी राबिता मुहिम की, जो कि जुनूबी पंजाब में जारी है। कल उन्होंने लोधरा में जलसा किया, आज लिया में जलसा करना है। सबसे पहले अताउल्ला से बात करते हैं, लोधरा से। अताउल्ला, कल कैसा रिस्पांस रहा, कैसा फीडबैक रहा अवाम की जानिब से इमरान खान को? हाँ जी, इमरान खान साहब सुबह 9 बजे यहाँ पे एक नवाई इलाका था गेलेवाल, वहाँ से उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज किया है और उसके बाद उन्होंने जिला लोधरा में तकरीबन 8 मुख्तलिफ जगह पे बड़े बड़े जलसों से खिताब किया है। आवाम का बड़ा जोश खरोश देखने में, और बिलखसूस जो यहाँ के किसान हैं जो इंतहाई महरूमी का शिकार हैं और बेचारे बिजली से तंग हैं, उनका जो इस्तकबाल उन्होंने किया इमरान खान का, वो एक मुनफरद बात थी यहाँ पे कि यहाँ के काश्तकार तो इतना इन चीजों में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन कल ये एक खास बात नजर आ रही थी इमरान खान के जलसों में। ठीक है, जी हाँ, लिया में बात कर लेते हैं। मौसिल, यहाँ पर इमरान खान ने आज आना है, यहाँ पर कैसी तैयारी है? आज शाजिया बहुत ही जोशो खरोश है यहाँ पे लोगों में, और मैं आपको बता दूं कि 9 मुख्तलिफ मकामात पर जो है इमरान खान साहब जो है अपना खिताब करेंगे और उन्हें 7 मुख्तलिफ शहरों में जाना है उन्हें। और यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है कि जितने उम्मीदवार थे, टिकट के ख्वाहिशमंद लोग थे, उन सभी को ये टास्क दिया गया है कि वो अपने अपने लोगों को जो है इसमें लाएं, और उन्हीं सभी को प्रोग्राम दिया गया है इस्तकबालिये का। और यूं आप यूं समझ लीजिए कि इस अवामी मुहिम का जहाँ पे तहरीक इंसाफ को मजबूरी तौर पर फायदा होगा, वहाँ पे ये जो उम्मीदवार थे ये भी घर घर गए हैं, इनके लिंक्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं लोगों से। उम्मीदवारों का एक इम्तिहान भी है और इनके तयन के लिए कि इनको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, एक पावर शो की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इमरान खान के साथ जो लोग हैं जिनको टास्क दिया गया, ये वही रवायती सियासतदान है या इनमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं? नहीं, बिल्कुल एक इनमें से ऐसे हैं जो कि 2 बार जो है वो मेंबर सूबाई असेंबली रह चुके हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो है सभी लोग जो हैं वो नए चेहरे हैं। एक और अहम बात समीसा में जो मैं आपको गोशगुजार कर दूं कि इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद अपोजिशन लीडर निसार अली खान ने एक चैलेंज किया था उन्हें कि आप जो है जिस दिन लिया जैसे पसमानदा शहर में जो है वो जलसा करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो जलसे हो जाते हैं और अवाम भी आती है, लिया जैसे शहर में जिस दिन आप जलसा करेंगे हम आपको उस दिन जो है वो सियासतदान मानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है लिया में जलसे से गुरेज किया गया है और करोड़ लालिसन तहसील में जलसा रखा गया है। उसकी वजह जो है समझ नहीं आई, सियासी हल्कों में ये बात जो है वो जेर बहस है बहुत कि लिया में जलसा जो है होना चाहिए था और इस चीज का जवाब दिया जाए। क्या ये इसको हम ये इस तरह से आप वजाहत कर सकते हैं कि कोई इसका खतरा था कि लिया में जलसा इतना बड़ा ना हो सके? आज बिल्कुल ये हो सकता है उनके दिनों में ऐसा कोई खौफ हो। पिछले दिनों इनके मर्कजी कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर जो थे वो लिया में आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब हमने उनसे यही सवाल किया तो वो उनकी तरफ से सिर्फ मुस्कुराहट में हमें जवाब मिला और उन्होंने कोई इस पे तबसरा करने से भी गुरेज किया। लेकिन अमूमी तौर पर आप ये समझते हैं, आपने देखा कि आपने कहा लोगों में जोश और खरोश है और बहुत सारे लोग नौजवान जो हैं वो उनके जलसों में तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर जो 9 मुख्तलिफ मकामात पे इनके इस्तकबालिया जो है होगा, वहाँ पे 1 लाख के लगभग लोग मजमूई तौर पर जो होंगे। ये कम से कम 150 किलोमीटर का रन बनता है जो ऑन रोड है, MM रोड से लेकर और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये वापस मुल्तान की तरफ जाएंगे और 150 किलोमीटर इन्हें रोड पे सफर करना है और 1 लाख के लोग मुतवक्के हैं। इसमें नौजवानों की तादाद कितनी ज्यादा हो सकती है इसमें?
अब मेरे ख्याल में शायद किसान ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हल्के में जो है वो शहरों में इतनी आबादी के मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक जो है दही इलाकों से है, और दही इलाकों में ही ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया गया है। आपका ताउल आपका। अच्छा, इमरान खान के जलसों में एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखने में आती है, हमेशा इनके जलसों के बाद लोगों में जब खाना तकसीम किया जाता है उसमें हमेशा से भगदड़ मच जाती है। कल भी कुछ ऐसा हुआ और कुछ कुर्सियों का भी मामला होता है, लोग कुर्सियां भी ले जाते हैं। ये मैं देख रहा था टेलीविजन पर भी कि वो दिखाते हैं कि ये देखिए खाने, लेकिन मैं आपको आप पड़ते हैं लोग नहीं, लेकिन ये तो इस तरह तो लोग शादियों में भी टूट पड़ते हैं। शादियां कहीं पे भी गैदरिंग हो, थोड़ा सा ख्याल नहीं, थोड़ा सा ख्याल इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के जान पहचानने वाले होते हैं। सामने यकीन करें, मैंने किसी शादी में लोगों को कुर्सी लेके लेके तो कोई नहीं भागता, लेकिन इमरान खान के जलसों में ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये सिर्फ इमरान खान के जलसों में नहीं होता ऐसा, ये तमाम सियासी जमातों के जलसे में ऐसा होता है। जहां पर भी गैदरिंग होती है, खानों पर भी ऐसा होता है। ये दरबारों पे आप जाते हैं, उर्स लगा होता है, देग एक होती है, 200 बंदा खाने वाला होता है, तो ये होता है। लेकिन इसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सियासी वर्कर की जो तज़हीक है ना, मेरा ख्याल है ये इंतहाई नामुनासिब है। ये तज़हीक है, खाना देखे ना, खाने के लिए लोग मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए। किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? इस तरह झपटना, अगर नहीं, ये बात आपकी सही है, मैं ये नहीं कहता कि ये छीना चपटी कोई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह इसको बना के पेश किया जा रहा है ना, मैं रात देख रहा था, पेश नहीं करते और हम कहते हैं कि भाई झपटते रहे खाने पे आप। नहीं। जहां पर भी गैदरिंग होती है काजी साहब, वहां पर ऐसा ही होता है। मैंने खुद आपको कई दफा देखा। मैं ये बात अगर इसका कुछ सीरियस मीनिंग आपने निकालना है तो आवाम का उन्होंने ये हाल कर दिया है कि रोटी देखते ही वो जो है बेचारे। अच्छा, मैं अगर इजाजत दें, मुझे तो मैं खबर देख रहा था, सवात में कुछ फिगर्स उन्होंने बताए हैं कि 2007 से लेके 2012 तक तकरीबन 914 मुकदमात हुए वहाँ पे दहशतगर्दी के, लेकिन जिन मुकदमात में सज़ाएं हुई उनकी तादाद 5% से भी कम है। और उसकी वजह वही है कि हमारे यहाँ कवानीन इस तरह के हैं कि मुजरिमों को सज़ा देना बड़ा मुश्किल है, कोई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है, तो कोई लोग गवाही देने से भी डरते हैं, फिर कई मुकदमात बड़े देर से दर्ज किए जाते हैं। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से हम अक्सर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों ऐसे है। लोगों को जब ये यकीन होता है कि अगर वो कुछ जुर्म करेंगे तो उसके बाद भी उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तो वो बार बार उसकी तरफ जाते हैं। और इसी से मैं जोड़ता हूँ, ये आज दुनिया न्यूज़ की एक लीड स्टोरी भी है कि फ़ौज के कबायली इलाकों में रहने का जायज़ा लेंगे पेशावर हाई कोर्ट, लापता अफराद का मामला हल ना हुआ तो। अब बात यह है, और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि आर्मी को किस कानून के तहत कबायली इलाके में ऑपरेशन की इजाज़त दी गई। बात यह है कि ये सबको पता है कि आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट आर्मी को बुला सकती है अपनी एड में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन जो हमारे इदारे इतना मुश्किल काम सर अंजाम दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का और दहशतगर्दों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में इस तरह के रिमार्क्स देने या उनका जो मोरल है उसको डाउन करने के लिए मैं किसी तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अदलिया भी हमारा एक बहुत मोहतरम इदारा है और पूरी कौम उनकी जानिब देख रही है। लेकिन अगर रिस्ट्रेन शो किया जाए, मामला जरूर देखें, उसको अपने फैसलों के जरिए उस पर राय दें, फैसला करें उस पर, लेकिन ये जो रिमार्क्स हैं इस तरह के, मेरा ख्याल है कि वो रिमार्क्स मेरे ख्याल में छापने ही बंद कर, यानी ये होने क्या ख्याल है कि अगर अदालत कहे कि जब तक आखिरी डिसीजन नहीं आता आप रिमार्क्स लें ही ना, क्योंकि अगर ये इतने इर्क कर रहे हैं लोगों को तो नहीं, ये क्या यानी खुद बोलना बंद नहीं करेंगे, लोगों से कहें कि आप छापे ना, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। ऐसा मैं मुमकिन उन्होंने सवाल किया जी कि किस कानून के तहत किया, मुमकिन 2 कानून, उन्होंने पूछा भाई किस कानून के तहत, मैं आपको बता रहा हूं, जब करते हैं किस कानून के तहत खुफिया जगहों पर मुल्जमान को रखते हैं, वो जगह बंद करें आप। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो जजेस हैं उनको हर चीज का पता है, जजेस ये भी फैसला कर देते हैं कि बाद नजर में हमें ये नजर आ रहा है कि ये हो रहा है, और अभी वो ये कानून पूछेंगे कि मिलिट्री किस कानून के तहत वहां पे गई है। मैं कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि आर्टिकल 245 के तहत तमाम जो फौज के जो इदारे हैं उनको सिविल सर्विसेज जो है सिविलियन हुकूमत अपनी एड के लिए बुला सकती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए बुला सकती है। मैं ये इशू नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लापता अफराद का मामला है ये भी इंतहाई संजीदा है, देखना चाहिए, किसी को भी गैर कानूनी तौर पर नहीं हिरासत में लेना चाहिए, लेकिन फैसला करें। रिमार्क्स के जरिए जो हमारे बड़े इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाएं, और फिर जब आप जिक्र कर देते हैं पूरी फौज को ये कबायली इलाके में रहने का जवाज देखा जाएगा, ये क्या बात हुई? अगर किसी एक सेक्शन ने, कुछ अफसरान ने कुछ हरकत की है तो आप उसको मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं अपने रिमार्क्स में कि हम देखेंगे कि पूरी फौज क्या करे। नहीं, ये गलत है। फौज हमारा मोहतरम इदारा है, इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और सरहदों पर वो उसका बड़ा एक रोल है, हमें उनको मोरल को बूस्ट करना है, उनको ना कि इस तरह की चीजों से उसको कम करना है। एक वजह एक तो हाईली चार्ज एटमॉस्फेयर बन गया, जो इदारों के माबैन हम एक देखते हैं
कि हमें नजर आ रहा है, उसकी वजह से फिर खबर जो है उठाने वाला जो है उसको एक उठा के जब हम उसको फ्लैश करते हैं उसके मतलब भी बदल जाते हैं और वो ज्यादा चार्ज भी हो जाता है। एक कॉलर है फैसलाबाद से, बशीर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से समी इब्राहिम साहब और काजी सईद साहब से एक अहम मसला की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने गंदम का रेट अमदादी कीमत 1200 रुपए फी मन मुकर्रर की, जो कि गरीबों के मुंह से नवाला छीनने का प्रोग्राम है। मैं ये अदादोशुमार बताना चाहता हूँ कि 1 एकड़ से 5 एकड़ के मालकान की तादाद जो है पाकिस्तान में वो 68% बनती है और 5 से 12% जो एकड़ के मालकान है वो तकरीबन 23% बनते हैं। तो इन हालात में असल फायदा जागीरदार उठाएंगे, ना कि छोटा काश्तकार। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है तलागंज से, अब्दुल कादिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं काजी सईद और समी इब्राहिम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रोड की आप बात कर रहे थे कि ओवरलोड गाड़ियां किस तरह, तो हमने बलकसर में एक सर्वे किया था, यहाँ एक कांटा लगा हुआ है बाहर, तो यहाँ जो ओवरलोड यानी टेलर आते हैं वो बाहर रुक जाते हैं होटल पे उन कांटे वालों के नुमाइंदे खड़े होते हैं, वो बार्गेन करते हैं और बार्गेनिंग के बाद यही मसला है, वो एक SMS कर देते हैं वहाँ जो कांटे पे आदमी खड़ा होता है किस आदमी ने पेमेंट कर दिया, तो ओवरलोड गाड़ी वहाँ से एंटर होती है। एक तो ये है कि इसलिए ओवरलोड गाड़ी होता है, इसीलिए इसको आउटसोर्स किया गया ना कि जब आप किसी को नहीं, वो आउटसोर्स किया है। नहीं, ये आउटसोर्स की बात नहीं कर रहे, वो कांटे वाले जो है ना वो सरकारी कांटे वालों की बात कर रहे हैं। पता नहीं, अब ये तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, मैं अगर इजाजत दें तो एक छोटी सी खबर रह जाएगी, अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज गो अहेड। ये खबर छोटी नहीं है, बड़ी खबर है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि गुज़श्ता 18 महीने में 13 हादसा हुए हैं और उनमें जो तबाह होने वाले जहाज़ हैं उनमें से अक्सरियत वो मिराज तैयारों की है और ज़्यादातर जो रीज़न है ये टेक्निकल रीज़न है। और बताया ये जा रहा है कि इसकी वजह जो हमारी इस वक्त फोर्सेस हैं उनमें फ़ंड्स की कमी है, जिसकी वजह से मेंटेन नहीं किए मुश्किल उनको नज़र आ रही है, पेश आ रही है। और इसमें जो एयरफोर्स के चीफ हैं तौफीक भट्ट साहब, उन्होंने सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये इस बात का एतराफ़ किया है कि वी आर स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हमें फ़ंड्स की कमी है। तो मैं ये खबर को इसलिए इसको उठाया कि हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो एयरफोर्स है, तकरीबन 400 जहाज़ हैं उस पर और 1 क्वार्टर जो है ये वो मिराज तैयारों पर मुश्तमिल है। और बहुत सारे जो हमारा सॉफ्टवेयर है सवाई F-16 के और ये JF थंडर जो चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं वो पुराना है। तो ड्यू इस पर अटेंशन देनी चाहिए। एयरफोर्स जो है वो हमारी उस पर बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बड़ा अपना जो फ़राइज़ हैं बड़ी हिम्मत से, बावजूद इसके कि वसाइल उनके पास कम है, उसको वो अदा कर रहे हैं, लेकिन निभा रहे हैं। ये हमारा काम है सिविलियन गवर्नमेंट का कि वो एयरफोर्स के ये जो मामलात हैं जिसमें उनको फंड्स की कमी है उसको ज़रूर पूरा करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी जो सरहदें हैं इस वक्त ख़ास तौर पर जो मामलात हैं एयरफोर्स का बड़ा अहम रोल है। और एयरफोर्स इस वक्त जो वो सारी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई बॉर्डर पर हो रही है उसमें बड़ा ज़्यादा वो सारा सॉफ्टवेयर उसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त कम है तो मैं ये जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है गैस की और CNG को जो है वो उस पर पाबंदी लग रही है कि वो सिर्फ जो वो प्राइवेट गाड़ियों में नहीं हो सकेगी, और इसकी भी एक कहानी चल रही है कि लोगों को स्क्रैप में बेचनी पड़ेगी अपनी जो CNG किट्स है। मगर तंदूर पे जो वो कीमत बढ़ाने की बात करें वो 6.48 रुपये MMBTU है। आइस फैक्ट्री पे वो तकरीबन 48 रुपये बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में 38 से 39 रुपीज़ बढ़ा रहे हैं। CNG में जो है 51.87 पैसे बढ़ेगी यानी प्रपोज की गई है, और सीमेंट फैक्ट्रीज में 59, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में 9 से 25 रुपए तक, और गवर्नमेंट और प्राइवेट पावर हाउसेज जो हैं ₹39। गोया ये अगर पावर हाउसेज से मुराद अगर मैं यही लिए कि जो आगे से इसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ न जाने इसमें क्या हिकमत है, मगर जब इलेक्शन ईयर करीब आ रहा है और ये अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो जो फिर वही बात जो हमने अभी अपने मंडियों में सिस्टम की थी, तो एंड यूज़र जो है उसके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। तो एक तो सरहदों पे भी हमले हैं और हमें रोकना चाहिए, मगर समी साहब जो अपनी आवाम पे हम खुद रोजाना हमले कर रहे हैं इस जरिए से, तो ये आज जो फैसला होना है वो तो आवाम के सामने आ जाएगा। मगर मुझे लगता है कि जब भी फैसला किया जाता है तो स्टेक होल्डर हम उसमें आवाम को समझते नहीं है। स्टेक होल्डर प्रॉफिटियरिंग कर रहे होते हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
अच्छा, मैं ये प्रोग्राम का वक्त बस खत्म एक हो एक गया है। मिनट में जिक्र करूंगा। वैसे तो दुनिया में बड़े ज़बरदस्त कॉलम निगार हैं। हाँ जी, अजीजी की बात करने वाले उसमें नज़ीर नाजी साहब भी हैं, उसमें हारून रशीद साहब हैं, रऊफ क्लासरा साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त कॉलम लिखे। लेकिन इजाफा हुआ है, एक तो इनका सोहेल अजीजी साहब का बड़ा आज भी ज़बरदस्त कॉलम है चुटकियां के नाम से, और ताहिर सरवर मीर साहब का फुटपाथ के नाम से बड़ा ज़बरदस्त वो कॉलम पहले लिखते थे। तो मैं सिर्फ ये कि ये इसमें इजाफा हुआ, और काई साहब जरूर पढ़िएगा ये जो आज चुटकियां जो कॉलम लिखा है ना गुजरांवाला के हवाले से, बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए और साथ ही अपने हर दिल अजीजी का कॉलम भी जरूर पढ़ेगा। यकीनन उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब वो कॉलम भी लिखा करेंगे। हमारे प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।